बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग। मैं हूं माया खान और मैं हूं शाहजेब अहमद और एक नई सुबह और एक नई एपिसोड सुबह सवेरे पाकिस्तान की हम हाजिर हैं बहुत सारी खबरों को लेकर। सियासी मैदान में क्या हो रहा है, हम खुद हैरान थे कि शायद बहुत कुछ हमें पता चलेगा, कल बहुत सारी खबरें आ जाएंगी और हम आपको अपडेट देंगे, लेकिन बहुत कुछ हुआ और बहुत कुछ नहीं भी हुआ। बहुत कुछ होने और ना होने के पीछे क्या राज है और क्या सोच है वो भी बात करेंगे ऑब्वियसली प्रोग्राम में। लेकिन शायद प्रोग्राम का शुभनामा से आगाज करते हैं और आज तारीखी दिन है। बिल्कुल तारीखी दिन कि आप सियासी मैदान का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन सियासी मैदान में जाने से पहले हम खेलों के मैदान में जाएंगे क्योंकि खेलों के मैदान में आज एक बड़ा तारीखी मैच होने वाला है। एक पहला टेस्ट मैच है क्योंकि पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया की जो सीरीज है उसका आगाज हो चुका है। आज 10 बजे ये मैच का आगाज होगा, लेकिन साथ साथ आपको ये भी बताएं कि जो शाहीन है और जो हमारे कैंगरूज हैं वो तो फुल प्रैक्टिस करने के बाद तैयार हैं। दोनों दूसरे को टफ टाइम देने जा रहे हैं। बाबर आजम भी यही कह रहे हैं हमारे कप्तान कि एक दूसरे को टफ टाइम दिया जाएगा। भरपूर प्रैक्टिस की है, सब कुछ किया, लेकिन साथ में एक ये भी बात है किसी ने हमें डरा भी दिया है और वो डराया है महकमा मौसमियात ने। वो ये कह रहे हैं कि पहले टेस्ट मैच में बारिश होने का भी इम्कान है। जो आखिरी 3 रोज होंगे उसमें चांसेस हैं कि हल्की या जो है दरमियानी बारिश हो सकती है, पॉसिबिलिटी है। बिल्कुल ऐसा ही है और उस पर भी आगे तफसीली गुफ्तगू करेंगे प्रोग्राम में जाके। सुबह में अगली जो खबर है वो मुल्की सियासत के अगले 48 घंटे अहम है क्योंकि ऑपोजिशन ने तहरीक अदम एतमाद का मंसूदा तैयार कर लिया। बिल्कुल, ये मुसवदा तैयार कर लिया गया है। 80 अरकान असेंबली ने दस्तखत भी इस पे कर दिए हैं और हम देख रहे हैं कि दूसरी जानिब जो हुकूमत है वो भी मुतहर्रिक है। बयानात सामने आ रहे हैं, साथ में मुलाकातें भी हो रही हैं, मुशावरतें भी हो रही हैं। लेकिन जैसे कि अपोजिशन की जानिब से बातें भी की जा रही हैं अदम एतमाद की, लेकिन दूसरी जानिब हम ये भी देख रहे हैं कुछ खबरें जिस किस्म की आ रही हैं कि अपोजिशन भी एक पेज पर नजर नहीं आ रही। हम दोनों जो बयानात हैं अपोजिशन जमातों के वो जब सामने आते तो ये मालूम होता है। साथ में आपको ये भी बताएं कि जो मुसवदा है ऑपोजिशन की जानिब से तैयार किया गया है उसमें यह कहा गया है कि मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकामी है, साथ में गैर यकीनी सूरत हाल है, खर्चा पॉलिसी मुकम्मल नाकाम है, साथ में अगर मुल्क की इक्तसादी ज़बूहाली का जो हम देख रहे हैं कि वो भी शिकार है, ये भी उन्होंने उस मुसवदे में कहा है। और साथ में ऐवान की अक्सरियत का एतमाद भी खो चुके हैं। ऑपोजिशन ने असेंबली इजलास बुलाने की रिक्वेजिशन भी तैयार कर ली है। तो इन तमाम सियासी मामलात पर आगे चलकर प्रोग्राम में तफसीली बात करेंगे कि सूरत-ए-हाल किस तरफ जा रही है। लॉन्ग मार्च भी हो रही है, साथ में अदम एतमाद की बातें भी हो रही हैं। ऑपोजिशन कह रही है कि हमें कोई इसकी फिक्र ही नहीं है, जितने भी बयान सामने आ रहे हैं वज़रा की जानिब से। तो इस पर हम तफसीली बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इस वक्त सूरत-ए-हाल क्या बनती जा रही है, किसके लिए मुश्किलात पैदा होने जा रही हैं, किसके लिए आसानियां पैदा होने जा रही हैं। इसके साथ साथ आपको बताएं एक अहम दौरा है, 2 रोज़ा दौरा, जिसपे उज़्बेक सदर शौकत मिर्ज़ायोफ जो हैं वो इस्लामाबाद पहुंच गए हैं। बिल्कुल ऐसा ही है और चकलाला एयरबेस पर वज़ीर आज़म इमरान खान ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान का इस्तकबाल किया। उज़्बेक सदर दौरे पाकिस्तान पर कई अहम मुलाकातें करेंगे और ऑब्वियसली वो उस पर भी आगे जाके प्रोग्राम में बात होगी। सियासी मैदान में बहुत कुछ हो रहा है। हमारे साथ इस वक्त जो है वो अगली खबर जो है वो सियासत के हवाले। बिल्कुल, पहला सेगमेंट अपना शामिल करते हैं और बात करते हैं हुकूमत और अपोजिशन जमातें जानेहाना मूड में हमें नजर आ रही हैं और हम देख रहे हैं कि मुलाकातों का सिलसिला जिस तरीके से जारी है, मुख्तलिफ जमातों की जानिब से, अपोजिशन की जमातें हों या हुकूमती जमातें हों, जो बयानात हैं वो दागे जा रहे हैं। बड़े बड़े बयानात सामने आ रहे हैं, चाहे वो परवेज इलाही साहब हों, चाहे वो अपोजिशन जमातों के फजलुर रहमान साहब हों या जरदारी साहब हों। जो बयानात सामने आ रहे हैं वो कुछ सूरत हाल हमें उसका इशारा दे रहे हैं कि सूरत हाल किस तरफ जा रही है। जैसे कि हम लॉन्ग मार्च भी देख रहे हैं कि लॉन्ग मार्च भी चल रही है और साथ में पीपल्स पार्टी हुकूमत के खिलाफ सड़कों पर तो है ही, लेकिन दूसरी जानिब सिंध हुकूक मार्च भी हम देख रहे हैं हुकूमत की जानिब से। और पंजाब में दाखिल होते ही बिलावल भुट्टो जरदारी के तेवर भी बदल गए और पंजाब की सियासत इस वक्त हम देख रहे हैं उसमें बड़ी हलचल मची हुई है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो मेरा ख्याल है कि सियासी मैदान के हवाले से हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं शेख रशीद साहब। हमें बिल्कुल वज़ीर दाखिला शेख रशीद साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे हम बात। शेख साहब को खुशामदीद करेंगे सुबह सवेरे पाकिस्तान में। शेख साहब, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि जो सियासी मामलात अब बनते जा रहे हैं, एक तरफ हम अदम एतमाद की बातें देख रहे हैं, दूसरी जानिब हमें ऑपोजिशन डिवाइडेड नजर आ रही है, एक पेज पर नजर नहीं आ रही। आप कैसे देख रहे हैं सूरत हाल को? अभी अदम एतमाद के फैसले में बड़ा फासला है और 3 बजे आज इंशाल्लाह मैं इस पर वेमेन बाजार का इफ्तिताह कर रहा हूँ, उस पर तफसीली बात करूंगा। सुबह सुबह मैं आपको सिर्फ ये कहता हूँ अभी यही फैसला नहीं हुआ कि स्पीकर पे आना है इन्होंने या प्राइम मिनिस्टर पे आना है इन्होंने और कब दरखास्त दाखिल करनी है। ये बड़ा एक लंबा चौड़ा प्रोसेस है। इन्होंने रूल्स एंड प्रोसीजर नहीं पढ़े इस अपोजिशन ने। मुझे तो रूल्स एंड प्रोसीजर ज़बानी याद हैं। तो अभी बड़ा फासला है और हालात जो हैं वो ये कहें कि जनाब वो इतनी जो ये बातें कर रहे हैं इतना आसान काम नहीं है। दिल्ली अभी दूर है, इन दिलों में तेल नहीं है
और शेख साहब जी शेख साहब जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि मुसव्वदा तैयार किया गया है ऑपोजिशन की जानिब से और हम देख रहे हैं कि सियासी मामलात अब जिस तरफ जा रहे हैं, आप क्या समझते हैं अगले 48 घंटे कितने अहम हैं? क्योंकि एक जानिब हम ये भी देख रहे हैं कि बिलावल भुट्टो साहब ने भी अल्टीमेटम दे दिया है, वो कह रहे हैं कि 48 दिनों की बात करें, अभी तो इजलास के रिक्वेजिशन के लिए इन्होंने दरखास्त नहीं दी। वो उस दरखास्त के बाद भी 14 दिन चाहिए होते हैं, 15 दिन इजलास बुलाने के लिए। उसके बाद 10 दिन का प्रोसीजर होता है। तो अभी दिल्ली दूर है तो और आवाजें आ रही हैं आपकी तरफ से, मतलब मैं सुन नहीं पा रहा जी। अच्छा शेख साहब, उसके लिए बड़ी माजरत। शेख साहब, बिलावल भुट्टो साहब क्या जो आना है, पूरा जो जलसा पहुंच रहा है, ये एक हुजूम पहुंच रहा है, उसको कैसे आप वेलकम करेंगे? उसको इजाजत देंगे जी। बस वो कल मैंने पीपल्स पार्टी के जिम्मेदारान से पहली दफा जिंदगी में खुद बात की है। क्रिकेट मैच है 24 साल के बाद और वो जिम्मेदारी का सबूत देंगे। और जिस दिन उन्होंने एक दिन जलसा करना है जरूर करें, कोई पाबंदी नहीं है जलसे पे, ये उनका जमहूरी हक है। बस इतना ख्याल रखें कि यहाँ बहुत हसास मैच हो रहा है और हिंदुस्तान ने पहले न्यूजीलैंड की को खराब किया है। अभी वो जो इस किस्म की अभी भी अटेम्प्ट किया था हमारे मेहमानों को कर रहा है, अभी भी कर रहा है। तो मुझे पूरी उम्मीद है वो भी जिम्मेदारी का सबूत देंगे। बाकी अभी अदम एतमाद दूर है काफी। जब वो सीरियस कोशिश होगी, खरीदो फरोख्त के बाजार लगेंगे, मंडी का भाव निकलेगा, फिर मैं आपसे बात करूंगा कि क्या होगा। अच्छा शेख साहब, जिस तरीके से जी शेख साहब, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि ऑपोजिशन जमातें जो हैं वो भी काफ लीगी रहनुमाओं से मुलाकातें कर रही हैं, हुकूमती जो हमारे रहनुमा हैं उनकी मुलाकातें हुई हैं, साथ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की मुलाकात हुई है। लेकिन जब परवेज इलाही साहब से सवालात कुछ पूछे गए तो उन्होंने कहा कि जी इतनी बड़ी हांडी चढ़ी हुई है तो कुछ तो निकलेगा। इससे उनकी क्या मुराद है आपके ख्याल में? कुछ नहीं निकलेगा जी, कुछ नहीं है। उस्मान बज़दार भी और पाकिस्तान की सियासत में अगर अपोजिशन ने गलती की तो उनके हाथ कुछ नहीं आएगा। ये कह रहे हैं कि खजां चली जाए, खजां इनकी जड़ों में बैठ जाएगी और खजां के ये जो खजां में इनके सियासी दरख्त जड़ों से उखड़ जाएंगे। ये खेल इतना आसान खेल नहीं है। सारी दुनिया में जंग के बादल है, सारा यूरोप में सारे रिफ्यूजीज जा रहे हैं। मुल्क जो है इकोनॉमी से या जल्जलों से या तूफान से या वबाओं से नहीं जाते, इंतशार और खलफशार से जाते हैं। और ये इसकी इजाजत नहीं दी जा सकती कि एक लंबे अरसे तक मुल्क में इंतशार और खलफशार रहे। 2 महीनों से फंसे हुए हैं ये टीवी पे अदम एतमाद। मेरा मतलब है 2 महीने पहले ले आते। 4 सालों से यही कर रहे हैं कि ताकि हुकूमत को टिकने ना दिया जाए और बेहतर तौर पर आगे ना बढ़ा जा सके। अब 4 साल हो रहे हैं, 1 साल रह गया, ये पछताएंगे। 4 साल कमो बेश हो गए हैं हुकूमत को। हम तो 10-10, 14-14 महीनों में घर जाते रहे हैं। तो ठंडा प्रोग्राम रखें, जब इन्होंने लाना हो बताएं कि हम रिक्वेजिशन किस दिन पेश कर रहे हैं। अभी तो डेट ही नहीं दे रहे। शेख साहब, नंबर गेम आप कैसी देख रहे हैं? और अगर हम देखते हैं कि देख रहा हूँ, देखें जी 2-3 उधर से उनके भी कम हो गए, 2-3 अगर हमारे भी कम हो जाएंगे तो कौन सी क्या मत। 172 उन्होंने करके लाने, आसान काम नहीं है ये। 172 उन्होंने करके लाने। शेख साहब, जिस तरीके से नहीं जाना इजलास में उस दिन। अच्छा, आपने नहीं जाना? हम लोगों ने नहीं जाना, उन्होंने 172 लेके आने। ले हैं तो ले। ठीक है। और शेख साहब, साथ में जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि अगर अदम एतमाद जो है इसकी तहरीक नाकाम होती है तो फिर तो वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान मजीद मजबूत होकर सामने आएंगे। कोई शक नहीं है इसमें। फिर ये और पछताएंगे, उल्टे बांस बरेली को हो जाएंगे इनके। ठीक है। अच्छा, और शेख साहब, साथ में आप पंजाब की सियासत को कैसे देख रहे हैं? क्योंकि वहां पर हमें ऑपोजिशन देख रहे हैं, बहुत ज्यादा मुलाकातें हो रही हैं और बड़ी गर्मा गर्मी चल रही है ऑपोजिशन की जानिब से। एक्चुअली अगर आप देखें ना तो हमारा मीडिया इतना स्ट्रांग हो चुका है कि 24 घंटे चलता है, उन्हें खबर देनी होती है। बेशक किसी अपोजिशन लीडर की गाड़ी का व्हील कब गुम हो जाए तो ये भी ब्रेकिंग न्यूज है। तो ऐसे हालात में जाहिर है लोगों के पास मोबाइल फोन और टीवी के अलावा कोई एंटरटेनमेंट नहीं, तो लोग बतौर खबर तो फिर वो सारा दिन चलती है और सारी सियासत जो है वो टीवी खेल रहे हैं। तो शेख साहब, खेलने की बात कर रहे हैं तो अब जाहिर है खेल का मैदान सज रहा है और बहुत, आपने कहा सेंसिटिव और बहुत डेलिकेट ऑब्वियसली हमारी सिचुएशन है और अल्लाह ताला हमें कामयाब फरमाए। लेकिन क्रिकेट देखने जाएंगे, टेस्ट सीरीज देखने जाएंगे, आज ऑब्वियसली टॉस होने वाला है।
मैं देख आया हूँ सारे इंतजाम, अरे तो वाह। मरतबा जो मेरी जिम्मेदारी है वो मैं देख आया हूँ, और बीच में चला जाऊंगा थोड़ी देर के लिए। मैं सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान का मैच देखता हूँ। हाँ, क्या ठीक बात है, वज़ीर क्या दाखिला बात। शेख बहुत रशीद साहब शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद। सर थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। और सियासी मामला जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि मुल्क में इसकी गर्मा गर्मी चल रही है, मुलाकातें हो रही हैं, मुशावरतें हो रही हैं, साथ में अदम एतमाद की बातें हो रही हैं, तो ये सूरत हाल किस तरफ जाती है ये तो आने वाला वक्त बताएगा। साथ में सियासी सूरत हाल की बात हो रही है तो हमारे साथ जो हैं वो फयाजुल हसन चौहान साहब भी मौजूद हैं, तहरीक इंसाफ के रहनुमा, उनसे भी हम बात करते हैं। फयाजुल हसन चौहान साहब, आपको खुशामदीद कहेंगे सबसे पहले पाकिस्तान में। फयाज साहब, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि सिंध हुकूक मार्च, क्या समझते हैं हुकूमत को सिंध में पीपल्स पार्टी से मुतालिक अपना मौक़िफ़ बनाने में एक मदद मिलेगी इस मार्च से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, आपके सामने है 14 साल कंप्लीट हो गए हैं पीपल्स पार्टी को वहाँ पर इक़्तिदार करते करते, लेकिन अभी तक बुनियादी सहूलतें भी जो है वो आपके सिंध की आवाम को मुयस्सर नहीं है। अभी तक कराची के आवाम के बुनियादी मसाइल कि जो समुंदर के किनारे, पानी के किनारे जो शहर वाक़या है, वहाँ पीने का पानी वहाँ नहीं है, कूड़े का ढेर बन चुका है पूरे का पूरा कराची शहर, और सिंध की आवाम का भी कोई पुरसाने हाल नहीं है। और हालत तो ये कि इन्होंने जो किराए के ऊपर ऑडियंस लेकर आए, ये मुजाहिरीन लेकर आए अपने साथ लॉन्ग मार्च में, उन बेचारों को बगैर जूतों के जना उनसे लुड़ियाँ डलवाते रहे और उनसे डांस करवाते रहे, ख़वातीन और मर्द से। वही इस चीज़ का शो कर रहे हैं कि कितनी गुर्बत, कितनी बेरोज़गारी और कितनी मारा मारी सिंध के अंदर है। और 14 साल से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, आसिफ जरदारी और छोटू जरदारी, वो वहाँ पर बरसे इक़्तिदार है। तो ये चीज़ें पूरे सिंध की आवाम के सामने रखने के लिए PTI की क़यादत वहाँ पर गई हुई है, और जो उन्हें रिस्पांस मिल रहा है, इतना अरबों रुपया लगा के जो है ना, इनकी पास आवाम नहीं है। और जितना जनाब आपको शाह महमूद कुरैशी साहब की और PTI की क़यादत के लिए जो है ना इस्तकबाल करने वाले और रिस्पांस देने वाले सिंध के अंदर नज़र आ रहे हैं, रिस्पांस तो बिल्कुल है सिंध के अंदर आवाम का। साहब, एक और भी ऑब्वियसली सिचुएशन है कि एक तरफ पीपल्स पार्टी का जो है वो लॉन्ग मार्च, और दूसरी तरफ ओपोजिशन का जो है वो जमातों से मुलाकात करना, और वो तमाम सिचुएशन जो काफ लीग के रहनुमाओं से मुलाकातें हो रही हैं, इन तमाम सिचुएशन को हुकूमत कैसे देखती है? अच्छा, मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक ये पहले लेके आ रहे हैं सारे स्पीकर कौमी असम्बली के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद, जो मेरी इंफॉर्मेशन है। अच्छा। और उसमें इंशाल्लाह ये बुरे तरीके से नाकाम होंगे, उसमें औंधे मुंह गिरेंगे ये। लेकिन जो भी सूरत बनती है कामयाब की या नाकाम की, अगली मेरी इंफॉर्मेशन ये है कि इन्होंने जो पंजाब असम्बली के अंदर तहरीक अदम एतमाद लेके आनी है, वो इन्होंने वज़ीर आला और स्पीकर दोनों के ख़िलाफ़ लेके आनी है। ये भी मेरी इंफॉर्मेशन है, ये ब्रेकिंग है आज की जो है ना, ये आप चला दीजिएगा अपने TV चैनल्स पे सारा दिन, कि जो मेरी इंफॉर्मेशन है कि इन्होंने तय कर लिया जरदारी और नवाज शरीफ ने कि यहाँ से जो सूरत भी बनेगी इनकी वफाक के अंदर स्पीकर के खिलाफ तहरीक एतमाद में, उसके बाद पंजाब असम्बली के अंदर इन्होंने वज़ीर आला और स्पीकर दोनों के खिलाफ तहरीक एतमाद ये लेकर आएंगे। तो हमारा जीना और मरना इस वक्त जो है काफ लीग का और PTI का साझा है। बुज़दार साहब का और चौधरी परवेज़ लाई साहब का इस वक्त साझी किस्मत है। हम तरेंगे भी इकट्ठे, खुदा ना खास्ता अगर डूबेंगे तो वो भी इकट्ठे। तो मैं ये समझता हूँ कि काफ लीग को इस वक्त PTI से कोई जुदा नहीं कर सकता, और PTI को काफ लीग से कोई जुदा नहीं कर सकता। तो चौधरी बरादरान अच्छे तरीके से सारी चीज़ें देख रहे हैं, अच्छे तरीके से गेम प्ले कर रहे हैं, लेकिन वो हमारे साथ खड़े हैं और इंशाल्लाह खड़े रहेंगे। ठीक, आपके मुताबिक जो है वो काफ लीग से आपको जुदा नहीं कर सकते। लेकिन साथ में ये भी बताया गया फयाजुल हसन चौहान साहब, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि पंजाब में तब्दीली के लिए कोशिशें हो रही हैं, आप सूरत हाल किस तरफ जाते देख रहे हैं? क्या सूबाई हुकूमत को कोई खतरा है? देखिए, खतरे में तो नहीं है बिल्कुल भी। 15 इनके MPA हमारे साथ हैं, 3 पीपल्स पार्टी के हैं, ठीक है जी, और ओपन नहीं है, ठगे छुपे नहीं है। वो फ्रॉम डे फर्स्ट से अपनी लीडरशिप से मुतनफ़र है। जब उन्होंने रियासती इदारों के ख़िलाफ़ बोलना शुरू किया, उन्होंने फ़ौज के ख़िलाफ़, उन्होंने पाकिस्तान की जुडिशरी के ख़िलाफ़, फिर जैसे जैसे इन 3.5 सालों में नैब की कार्रवाइयों से इनकी चुतर चलाकियाँ सामने आई कि ये तो बहुत बड़े $6 मिलियन मैन और टार्जन जो है ना करप्शन के, बददियानती के, TTs के, मनी लॉन्ड्रिंग के इनके केसेस सामने आए। जनाब रमज़ान शुगर मिल, उसमें जनाब 2.5 अरब 3 अरब रुपया जनाब मकसूद चपड़ासी से लेके
इनके नायब कासदों के पास, इनके सेंट्री वर्करों के पास, इनके क्लर्कों के पास 16 अरब के आना जाना, इस किस्म के जो केसेस खुले और इनकी जनाब आला औसाफ करप्शन की और टकेमारी की और पैदागिरी की और नौसरबाजी की जब इनके MPAs को पता चली तो वो तो फ्रंट डे फर्स्ट से जो है वो उनसे मुतनफ़र है। तो हमें तो कोई टेंशन नहीं है, बुज़दार हुकूमत को कोई टेंशन नहीं है। हम इंशाल्लाह यहाँ पर वफाक में भी इंशाल्लाह नाकाम और नामुराद होंगे और सूबे में भी अगर आएंगे तो उसमें भी इंशाल्लाह नाकाम और नामुराद होंगे। अगर स्पीकर के खिलाफ लेके आएंगे तो तब भी हम उनके साथ खड़े होंगे इंशाल्लाह। पूरी PTI स्पीकर के कंधे से कंधा मिला के चौधरी परवेज़ लाई साहब के साथ, और अगर बुज़दार साहब के खिलाफ ये लेकर आएंगे तो चौधरी परवेज़ लाई साहब और उनकी टीम कंधे से कंधा मिला के इंशाल्लाह बुज़दार साहब के साथ जो है वो हमारे वज़ीर आला साहब के साथ ठीक है। ठीक है हसन चान साहब, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले पाकिस्तान में आपने हमें ज्वाइन किया है और जिस तरीके से हम सियासी सूरत-ए-हाल बनता देख रहे हैं और साथ में ये भी देख रहे हैं कि मुलाकातों का सिलसिला भी जारी है और फयाज साहब जिस तरह से फरमा भी रहे हैं कि कोई फर्क नहीं पड़ने वाला और पंजाब की हुकूमत को भी कोई खतरा नहीं है। तो अब हम आगे चलते हैं प्रोग्राम में और सियासी मामलात का जिक्र हो चुका है, सियासी बातें हो चुकी हैं, लेकिन कुछ और भी बहुत सारे अहम मामलात हैं जिस पर बात करेंगे। बिल्कुल ऐसे ये प्रोग्राम के आगाज में शाजिब ने और मैंने आप लोगों से जिक्र किया था कि जिस तरीके से जानवरों में बीमारियां बहुत बढ़ रही हैं और अब आपको हम जरा सही डिटेल में बताना चाहेंगे कि अब एक इंतहाई तशवीशनाक जो खबर है वो ये है कि जानवरों के अंदर कोई एक ऐसी बीमारी या गांठ जो है वो इस तरह की पैदा होना शुरू हो गई है और बनना शुरू हो गई है जिसकी वजह से उनकी भी जान को खतरा है और खुदा न खास्ता वो गोश्त कोई खा ले तो उसको भी वो बीमारी हो सकती है। ये बीमारी फैलती कैसे है, इसका ये कहाँ से शुरू हुई, ये इंसानी जान को कैसे नुकसान पहुंचा सकती है, इसका इलाज क्या है और बहुत सारी चीज़ों के अब आपको पता नहीं है कि जो गोश्त आपके घर में आ रहा है शाजिब वो सेफ है कि नहीं है, वो कितना मुजरिस सेहत है। क्योंकि जिस तरह से हम ये देख रहे हैं कि सिंध में और कराची में मुख्तलिफ जानवरों में ये गांठ की जल्दी बीमारी जो है वो नजर आ रही है, उसके केसेस बहुत ज्यादा सामने आ रहे हैं। ये बड़ी खतरनाक है, इंसानी सेहत के लिए बहुत खतरनाक है, जिसके माहिरीन बता रहे हैं कि लंपी जल्द की खतरनाक बीमारी है जो जानवरों में फैलती है खाल से जिस्म में, और खाल में आती है पहले, उसके बाद जिस्म की तरफ बढ़ती है और फिर जाहिर है इसका जो गोश्त है वो भी खराब हो जाता है। गोश्त खाया जा सकता है, दूध इस्तेमाल किया एग्जैक्टली तो दूध इस्तेमाल मैं यही सोच रही थी क्योंकि घरों में जो है खुला दूध अभी भी लोग जो है वो डिलीवर करवाते हैं। जो खुला दूध है वो किस जानवर से आ रहा है, अब वो क्या सेफ है कि नहीं, क्या जो खुला दूध है लोगों को अब रुक जाना चाहिए, लोगों को जो है ऑर्डर बंद कर देना चाहिए, ये ऑब्वियसली परेशान कौन करने वाली बात है। यही मामला समझने के लिए हमने राब्ता किया है डॉक्टर आतिफ साहब से। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया हमें शो करने के लिए। डॉक्टर साहब जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि ये जो जानवरों में बीमारी फैल रही है ये जानवरों के लिए तो नुकसानदेह और खतरनाक है ही, लेकिन जो गोश्त इसका खाएंगे या दूध इस्तेमाल करेंगे वो कितना मुज़र सेहत साबित हो सकता है। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले आपका शुक्रिया, आपने मुझे इनवाइट किया। तो एक्चुअली ये एक संगीन मसला है। बेसिकली सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ ये आखिर है क्या चीज और ये कहाँ से स्टार्ट हुई और कैसे इसका शुरुआत हुई। ठीक है क्या? तो ये एक लंपी स्किन डिजीज है जो कि पूरी दुनिया में पहले बहुत सी कंट्रीज में, यूरोपियन कंट्रीज में, अफ्रीकन कंट्रीज में शुरुआत हुई इसकी, और आजकल ये पाकिस्तान में और इसके अलावा दूसरे पाकिस्तान के इलाके बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे बहुत तेजी से स्प्रेड आउट हो रही है। इसका बहुत तेजी से एक आउटब्रेक हुआ है जो कि पूरे पाकिस्तान में फैल चुकी है। नॉर्मली दूसरे हमारे एशियन कंट्रीज, इंडिया, बांग्लादेश, चाइना और बहुत सारे भूटान, नेपाल, सब जगह बहुत सारे कंट्रीज में इस दफा इसका आउटब्रेक हुआ है। और सबसे पहले इसका जो बताना चाहूंगा मैं कि इसके जो सिम्टम्स हैं जो कि गाय भैंसों पर एक नोड्यूल्स से हो जाते हैं पूरी स्किन में, उनके चेस्ट एरिया में, उनके एब्डोमेन में, नेक के पास, आईज और मुंह के पास छोटे छोटे एक नोड्यूल्स पैदा हो रहे हैं। उसमें एक इन्फेक्शन डेवलप हो रहा है, उसमें समटाइम्स आगे जाके पस डेवलप हो रहा है जो कि सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन की तरफ जा रहा है। और दूसरी बात ये इसमें हाई फीवर हो रहा है में 104, 105 का हाई फीवर के साथ साथ नेजल डिस्चार्ज है, लैक्रिमेशन, आई डिस्चार्ज और साथ में इसमें बहुत ही पेनफुल कंडीशन जो एनिमल को देखी जा रही है। अब आएंगे हम इसके गोश्त की तरफ और इसकी जी। अच्छा डॉक्टर साहब, ये किस तरह के जानवर, सारे जानवरों में मतलब मुर्गियों तक में ये हो सकता है, यानी हर तरह के जानवर जो हैं इस वक्त, यानी कि हर तरह का गाय भैंसों तक महदूद है? हाँ, या सिर्फ गाय भैंसों तक महदूद है? नहीं, ये सिर्फ एक कैटल की डिजीज है जो कि गाय भैंसों में पाई जा रही है आजकल।
और इसके साथ तो मुर्गी और फिश जो है वो सेफ हैं? जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल वो सेफ है। और इसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ, इट्स नॉट अ जूनेटिक डिजीज। जूनेटिक डिजीज वो होती है जो कि एनिमल्स टू ह्यूमंस ट्रांसफर हो रही है। इट्स नॉट अ जूनेटिक डिजीज। तो इसमें हमें कोई खतरे की बात नहीं है, मगर फिर भी हमें ये एहतियात करनी है कि अगर हम कहीं गोश्त खरीद रहे हैं तो उसमें एक स्किन में जो ये इन्फेक्शन प्रोड्यूस हो रहा है, इसका जो असर है उसके मसल्स में भी जा रहा है। मैं आपको वो पिक्चर भी शेयर करूंगा, आपको दिखाएंगे। जी जी, तो उसका जो स्किन के अंदर से जो मसल में जा रहा है वो बहुत सारे एक इन्फेक्शन के दाने दाने से रेडनेस आपको फील होगा, आपको एक साफ तौर पे दिखाई देगा कि इसमें इन्फेक्शन मौजूद है, तो आप वो गोश्त नहीं खरीद सकेंगे। इसके साथ साथ आप तो डॉक्टर साहब अगर हम ये कहें, डॉक्टर साहब अगर हम ये समझें, आप जरा बता दीजिए कि क्या अगर कुछ अरसे के लिए अगर हम थोड़ा सा एहतियात करें और इससे थोड़ा सा इज्तनाब बरतें तो क्या वो बेहतर नहीं होगा कि बजाय से कि हम डाउटफुल हो के वो दूध इस्तेमाल करें या वो गोश्त इस्तेमाल करें, बेहतर है कि हम एहतियात करें? और कितने अरसे तक आपको लगता है इसकी ये बीमारी जो है वो खत्म हो सकती है? आप क्या कहते हैं? जी, अब इसका बिल्कुल बेहतर है कि आप इस गोश्त को कम से कम यूज करें, या आप अगर कहीं से लेते हैं तो उसकी एहतियाती तदाबीर जो है वो आप देख के कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। और मिल्क के हवाले से मैं बताता चलूँ, मिल्क की प्रोडक्शन वैसे ही कम हो रही है इस डिजीज में ना, तो उसका तो कलर भी चेंज हो जाता है इसकी वजह से। जब इनके जो अडर्स हैं, इनके मेमरी ग्लैंड से वहां पे इन्फ्लेमेशन होती है, ब्लीडिंग होती है, तो मिल्क तो वैसे ही खराब हो जाता है, उससे आपको खतरा नहीं है। और इसके साथ साथ इसका जो है तकरीबन देखा गया दूसरे कंट्रीज में इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है 4 to 14 डेज का, जो कि ये 4 to 14 डेज में डिजीज खत्म हो सकती है, बिकॉज इट्स अ वायरल डिजीज, देयर इज नो एनी ट्रीटमेंट। हम ये उम्मीद करेंगे कि ये 4 से 14 दिनों के अंदर खत्म हो और जो गोश्त है वो लोग खा सकें, क्योंकि जिस तरीके से डॉक्टर साहब बता रहे हैं, डॉक्टर आतिफ, कि ये काफी नुकसानदेह साबित हो सकता है। और लेकिन इसका एक आप लोगों को बहुत ख्याल रखना है कि जब गोश्त खरीदने जाएं कोशिश करें ना खरीदें। लेकिन दूसरे हम ये भी देखते हैं गोश्त नहीं खरीदते तो मुर्गियों की कीमतों में इजाफा हो जाता है। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। डॉक्टर आतिफ, बहुत शुक्रिया आपने शो में ज्वाइन किया, इस अहम और संगीन मसले पर बातचीत की। एक यहाँ पर थोड़ी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, फिर मुख्तलिफ मौज़ूआत हैं जो शामिल करना है। देने का बहुत शुक्रिया। शाज़िब बुरमाया कर रहे थे आपका इंतजार सवेरे पाकिस्तान में। अब जो जबरदस्त खबर है वो ये है कि ऑब्वियसली 24 साल बाद जो क्रिकेट का मैदान है वो टेस्ट क्रिकेट को लेकर सज चुका है और कैंगरूज और शाहीनों का होगा मुकाबला। और जोरदार जनाब टॉस हुआ और हम हवा में जब टॉस जा रहा था और हम वापस आने का इंतजार कर रहे थे, और क्या हुआ उसके बाद? बस वो जब कॉइन नीचे गिरा तो पता ही लगा कि पाकिस्तान टॉस जीत गया है और पाकिस्तान टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला किया है। तो कैंगरूज मैदान में उतर चुके हैं। सबसे ज्यादा खुशी तो हमें इस बात की है 24 साल के बाद। वाकई एक तारीखी दिन है रावलपिंडी स्टेडियम में आज, और मुझे तो स्टेडियम में बड़ा खूबसूरत लग रहा था आज देखकर, बड़ा अच्छा लग रहा था कि बहुत प्यारा लग रहा है। और वाकई में स्टेडियम है, शायद कहते वाकई में असली हमारा स्टेडियम है। तो ये वैसे ही वो वाकई रेनोवेट होने के बाद बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। साथ में आपको बताएं कि बाबर आजम तो पुरअज़्म है कि बेहतरीन परफॉर्मेंस होगी, बहुत टफ टाइम देंगे कैंगरूज को, लेकिन कितना टफ टाइम दिया जाएगा, कितना टफ मैच होगा, परफॉर्मेंसेस कैसी रहेंगी, टीम कॉम्बिनेशंस कैसे रहेंगे, सब पर बात करना बहुत जरूरी है। क्योंकि साथ में ये भी हमें डराया जा रहा है महकमा मौसमियात की जानिब से कि बारिश भी हो सकती है। तो इसी तमाम मामलों पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है सीनियर स्पोर्ट्स तज्जियाकार गफ्फार साहब ने। अब्दुल गफ्फार साहब को खुशामदीद करेंगे सबसे पहले पाकिस्तान में। सर, पाकिस्तान टॉस जीत गया है पहले टेस्ट मैच में, सबसे पहले तो बताइएगा बैटिंग करने का फैसला कैसा साबित होगा? ऑस्ट्रेलिया की इस बॉलिंग अटैक के खिलाफ कभी भी बैटिंग करने का फैसला जो है वो आसान तो नहीं होगा, लेकिन एक दिलेराना फैसला है। चूंकि फोरकास्ट जो है ना वो इस आपको पता है टेस्ट मैच की क्या है, बारिश कल भी होती रही है और पहले 3 दिन तो बेहतर है फोरकास्ट, लेकिन उसके बाद आखिरी 2 दिन बारिश हुई है। लेकिन मुझे थोड़ी सी हैरानगी जरूर हुई कि फोरकास्ट कंडीशन में हमने 3 स्पिनर्स के साथ जाने का फैसला किया। यानी इफ्तिखार अहमद हमारे स्पिन ऑलराउंडर हो गए और फिर हमने नुमान साजिद को खिलाया और फिर हमारे पास 2 फास्ट बॉलर्स हैं। बट मेरे ख्याल में सोच समझ की फैसला किया होगा पिच को देखकर। लेकिन ऑस्ट्रेलिया को अगर आप देखें तो बहुत जबरदस्त इनका बॉलिंग अटैक है, स्पेशली जो इनका फास्ट बॉलिंग डिपार्टमेंट है।
लेकिन हमेशा टेस्ट मैच का जो पहले 2 घंटे होते हैं वो पिच पर मॉइस्चर होता है, इसी तरह बॉलर्स को मदद मिल रही होती है, तो पहले इब्तदाई 2 घंटे बड़े इंपॉर्टेंट होंगे। लेकिन आई थिंक अबव एवरीथिंग वी शुड सेलिब्रेट फर्स्ट कि पाकिस्तान में 24 साल बाद ऑस्ट्रेलियन टीम का आना और वो फाइनली खेल रहे होंगे। और साहब अब्दुल गफ्फार साहब, जिसमें देखते हैं कि एशियन विकेट्स पर जो स्पिनर्स हैं बड़े खतरनाक साबित होते हैं, जैसा कि आप भी जिक्र कर रहे हैं 3 स्पिनर्स तो क्या वो प्रेशर बिल्ड होगा ऑस्ट्रेलियंस पे? देखिए आइडियली इस पूरी सीरीज में जो पाकिस्तान को फायदा उठाना है वो यही है कि हमारे घर में क्रिकेट हो रही है तो हमने अपने लिहाज से विकेटें बना के उसका फायदा उठाना है। और अगर तो वाकई विकेट ऐसी है कि हमें 3 स्पिनर्स खिलाने चाहिए और स्पिनर्स को मदद मिल रही होगी तो फिर तो ये बहुत अच्छी बात है। क्योंकि रावलपिंडी की विकेट ट्रेडिशनली उसकी जो एक अपनी एक खासियत है वो यही है कि यहाँ पर हमेशा सपोर्टिंग विकेट होती है, फास्ट बॉलर्स को मदद मिलती है। तो शायद इस पूरी सीरीज में ये वाहिद एक ऐसा स्टेडियम है जहां पर ऑस्ट्रेलिया को एडवांटेज मिलने का हम समझ सकते हैं, एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बिकॉज ये विकेट हमेशा फास्ट बॉलर्स को या सीमर्स को मदद देती है। कराची लाहौर में सूरत डिफरेंट होगी, स्पेशली लाहौर में वहां पर आप पाकिस्तान के लिहाज से विकेट बना सकते हैं। कराची में भी सपोर्टिंग विकेट ही बनती है, लेकिन रावलपिंडी की विकेट शायद हमेशा एक ऐसी विकेट होती है जहां हमेशा जो टूरिंग टीम्स हैं उनके जो फास्ट बॉलर्स हैं, स्पेशली अगर हम बात आउटसाइड एशिया टीम, उनको मदद जरूर मिलती है। तो आई थिंक बड़ा इंटरेस्टिंग होगा कि पाकिस्तान ने एक अगेन कह रहा हूं ब्रेव डिसीजन टू प्ले 3 स्पिनर्स ऑन रावलपिंडी और फिर उसके बाद पहले बैटिंग करने का फैसला, लेकिन इसका फायदा भी उठाया जा सकता है। अगर आप पहले 1 घंटे के खेल में 2 घंटे खेल में विकेटें बचा लेते हैं तो फिर एक अच्छा प्लेटफॉर्म सेट कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा इसके साथ साथ कुछ पूछना नहीं वही आपको पूछना चाहता कि जिस तरीके से हम ओपनिंग बैट्समैन की अगर बात करें तो साथ में इमामुल हक और अब्दुल्ला शफीक ओपन करेंगे, लेकिन आप क्या समझते हैं कि हम बड़ी अच्छी फॉर्म में देख रहे थे शान मसूद को, शान मसूद पर एतमाद नहीं किया गया आपके ख्याल में? आप देखिए ये बहस कल भी हो रही थी और उसमें मैंने कल भी एक बात की थी और वही हुआ। देखिए असूली तौर पर होता यह है कि जिस खिलाड़ी को पहले से चांस मिलना चाहिए, क्योंकि इमामुल हक पिछली सीरीज में मौजूद थे एज अ बैकअप ओपनर और शान मसूद शामिल नहीं थे। शान मसूद आए हैं जब आप अनफिट हो गए और वो उनकी रिप्लेसमेंट बन गए, तो असूली तौर पर चांस बनता ही इमामुल हक का है, क्योंकि वो वेट कर रहे थे, उनका नाम पहले से स्क्वाड में मौजूद था। वो लास्ट टूर भी आपको याद होगा जो बांग्लादेश का था उसमें बतौर ओपनर वो मौजूद थे, लेकिन ऑब्वियसली वहां पे आबिद अली खेल रहे थे अब्दुल्ला शफीक के साथ। लेकिन ठीक है, मेरे ख्याल में इमामुल हक की परफॉर्मेंसेज भी जो प्रीवियस आपको डोमेस्टिक सीजन था बहुत अच्छी थी और इमामुल हक उसी परफॉर्मेंस की बुनियाद पर ही शान मसूद से पहले आए थे। तो सीनियरिटी की बुनियाद पर इस लिहाज से हुआ है कि इमाम वाज सिलेक्टेड फर्स्ट इन द लास्ट सीरीज और शान वहां नहीं थे। तो आई थिंक इट्स आई थिंक 50-50 कॉल। आई थिंक शान के साथ साथ इमाम की परफॉर्मेंसेज भी अच्छी हैं और इमाम के पास भी अच्छा मौका है। अच्छा अब्दुल गफ्फार साहब ये भी बताइए, ये भी बताइए कि साथ साथ जरा अवामी सवाल भी कर लूं, अवाम का क्या है, कितनी अवाम आई है, शायकीन का क्या इस वक्त जो है, हमने तो अपनी तरफ से बड़ी कोशिश की कि भाई जाएं टेस्ट सीरीज को भी कामयाब बनाएं, ये ना हो कि घरों में बैठ जाएं और इस रौनकों को जो है वो इन रौनकों को बहाल रखें, तो उसका क्या उधर कोई टर्नओवर क्या है, उधर को शेयर कर सकते हैं उस हवाले से? देखिए पिंडी बॉयज रावलपिंडी वाले जो है ना छा गए हैं, जो कि उन्होंने टिकट ही नहीं छोड़े, तो ये बहुत बड़ी बात है। ये पिंडी बड़ी बात है, ऑलमोस्ट सोल्ड आउट। और जो एक पहली खेप थी वो तो 2 घंटे में बिक गई थी, बाकी जो खेप आई 50% की उसके ऊपर भी सही तरह। तो मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि जैसे स्पेशली बिल्ड ऑन होगा आज के टेस्ट मैच का, मे बी के खाने के वक्त के बाद, तो एक बहुत बड़ी तादाद रावलपिंडी स्टेडियम में लोगों की मौजूद होगी और होनी भी चाहिए, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की टीम आई है, दुनिया की नंबर 1 रैंक थी और 24 साल बाद खचाखच भरा होना चाहिए। बिल्कुल मेरे ख्याल में जितना पिंडी बॉयज का जिक्र कर रहे हैं वो ये विटनेस करना चाहेंगे इस तारीखी दिन को। साथ में अब्दुल गफ्फार साहब आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि नुमान और साजिद का स्पिन पेयर को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए टेस्ट स्पिनर्स हैं, दोनों ही बड़े सीजन परफॉर्मर हैं और जब ये आए थे लास्ट सीरीज में आपको याद होगा जब जनूबी अफ्रीका पाकिस्तान में थी तब नुमान की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी। साजिद ने भी आपको याद है कि बांग्लादेश में बड़ा जबरदस्त किस्म का स्पेल किया और पाकिस्तान को एक बड़ी शानदार कामयाबी दिलाई। तो दोनों बहुत टैलेंटेड हैं और बहुत सीजन परफॉर्मर्स हैं, यानी कि बहुत सालों की डोमेस्टिक क्रिकेट की परफॉर्मेंसेस कर करके सिलेक्टर्स को
कहते हैं नॉकिंग कर करके और फिर आए हैं, लेकिन इनएक्सपीरियंस थोड़ा सा है इंटरनेशनल क्रिकेट के लिहाज से। यासिर शाह, कल बाबर आजम से मैंने सवाल किया था प्रेस कॉन्फ्रेंस, बाबर ने बड़ा क्लियरली कह दिया कि यासिर शाह जो है उन्हें अपनी फिटनेस को बेहतर बनाना होगा। तो आई थिंक अगर फिटनेस किसी खिलाड़ी की भी ठीक नहीं है तो फिर तो बहस ही खत्म हो गई। वरना आइडियली यासिर शाह अगर फिट और थोड़ी सी फॉर्म में होते हैं तो यासिर बहुत है। तो अगर हाँ, लेकिन साथ साथ ये भी आपने अभी बाबर आजम की बात की, पीएसएल में इतना ज्यादा कुछ जो है वो नजर नहीं आ सके जिस तरह ऑब्वियसली एक्सपेक्टेशंस थी, तो क्या कहीं ना कहीं वो उसके अंडर जो है वो उसका कहीं प्रेशर होगा कि या बिल्कुल ही अलग ही बाबर आजम नजर आएंगे इसमें? देखिए, बाबर आजम जिस तरह के खिलाड़ी हैं वर्ल्ड क्लास, और फिर जिस तरह उन्होंने कप्तानी की है इंटरनेशनल क्रिकेट में पाकिस्तान के लिए, आप वर्ल्ड कप की कप्तानी देखें, बांग्लादेश में देखें, पाकिस्तान में जो वेस्ट इंडीज की सीरीज हुई, मुझे नहीं लगता कि बाबर इतना ज्यादा सोचेंगे अपने उस फ्रेंचाइज क्रिकेट के हवाले से। हाँ, ये जरूर है कि किसी भी इंसान की तरह एक रीसेंट परफॉर्मेंस या रीसेंट प्रेशर या जो चीज रिसेंटली आपने फेस की हो उसका थोड़ा बहुत कहीं जिक्र ध्यान में आपके चल रहा होता है। लेकिन बाबर जितने बड़े खिलाड़ी हैं और जितना उनके ऊपर हम ट्रस्ट करते हैं और उनकी अपनी परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छी हैं, मेरा नहीं ख्याल कि बाबर इतना ज्यादा सोच रहे होंगे। बिकॉज हमने देखा, साथ साथ ये भी बता दें कि जो हमारे ऑस्ट्रेलियन मेहमान हैं, कैंगरूज हैं, वो उनके बारे में तो हम खबर ही देते रहते हैं, शाहजेब और मैं, कि भी पैट कमिंस ने कहा है कि क्या सिक्योरिटी है, क्या जबरदस्त, पाकिस्तान इज सेफ एंड सिक्योर अल्हम्दुलिल्लाह। कितने खुश है बकिया प्लेयर्स भी, उनको आना, उनका भी तो ऑब्वियसली खुशी के साथ साथ ये स्टीव स्मिथ और उस्मान ख्वाजा कितने खतरनाक साबित हो सकते हैं, ये भी बताइएगा अब्दुल गफ्फार साहब। देखिए, स्टीव स्मिथ पहले पत्नी कितने खतरनाक थे वो और बात है, लेकिन उन्होंने 3-4 दिन में हमारे इस्लामाबाद के मकामी होटल में जो उन्होंने बारबेक्यू खाया ना, कितने खुशी खुशी, अब वो और तगड़े हो गए हैं। वाह वाह, वो बड़े खुश, ये हमारे बारबेक्यू को मजीद तगड़ा कर दिया है। कॉफी मशीन भी साथ अपनी अलग लेकर आए हैं, तो उन्होंने पूरा माहौल बनाया हुआ है और बहुत खुश है वो लोग। तो मुझे लगता है कि दे आर इन अ वेरी गुड फ्रेम ऑफ माइंड टू प्ले दिस सीरीज इन पाकिस्तान। और ऑब्वियसली देखिए, मैं आखिर में ये जरूर कहूंगा कि ये थोड़ा सा कहते ना एक अजीब बात होगी कि कोई एशियन टीम अपने मुल्क में खेल रही हो और हम कहें कि ऑस्ट्रेलिया या इंग्लैंड या न्यूजीलैंड आया, बोले थोड़ा सा उनको हम फेवरेट कह सकते हैं। तो आई थिंक ऑस्ट्रेलिया स्टार्टिंग दिस सीरीज स्लाइट फेवरेट फॉर मी, बिकॉज उनकी जो स्ट्रेंथ है और जो जिस तरह वो सबसे मेन चीज ये है कि वो अपनी पूरी टीम के साथ खेल रहे हैं। हमारे पास प्रॉब्लम ये है कि हसन अली अनफिट है, आपको पता है फहीम अशरफ नहीं खेल रहे हैं, नवाज नहीं खेल रहे हैं, बट स्टिल अगर वाकई हमने बनाई है जहां हमने इफ्तिखार अहमद को एज स्पिन और राउंडर खिलाकर दोनों स्पिनर्स खिलाए, उनको मदद मिलेगी, फिर तो ऑस्ट्रेलिया को हम घेर सकते हैं। लेकिन अगर थोड़ी बहुत मदद भी हुई फास्ट बॉलर्स के लिए तो पाकिस्तान को जो है वो ठीक ठाक चैलेंज का सामना। दिस इज द वर्ल्ड नंबर 1 टीम in our home soil right now and with their full strength, so watch out for Australia. बिल्कुल, इसीलिए बाबर आजम भी हमें इसके साथ साथ पुरअज़म नजर आ रहे हैं और वो भी मेरे ख्याल में पूरी कोशिश करेंगे कि ढेर किया जाए ऑस्ट्रेलियन टीम को। बहुत शुक्रिया। स्पोर्ट्स तज्ज़ियाकार, सीनियर स्पोर्ट्स तज्ज़ियाकार अब्दुल गफ्फार साहब हमारे साथ मौजूद थे और तफसीली बात हो रही थी पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया की टेस्ट सीरीज पर, जिसके पहले मैच का आगाज हो चुका है और टॉस पाकिस्तान ने जीत लिया है। जीतने के बाद बैटिंग का फैसला किया है, तो पहले 1-2 घंटे बड़े अहम होंगे जैसे कि वो बता रहे हैं। बिल्कुल ऐसे 24 साल का इंतजार खत्म हुआ और आज रौनकें दोबारा बहाल हुई। कैंगरूज और शाहीन होंगे आमने सामने, लेकिन बहुत सारी और भी खबरें होंगी आपके सामने। इस वक्त के बाद रहिएगा हमारे साथ। एक बार फिर हमारे साथ का बहुत शुक्रिया। वक्त में जाने से पहले हम आपको अपडेट दे रहे थे क्रिकेट के हवाले से और बहुत सारी बातें जो इस वक्त रह गई हैं प्रोग्राम में, वो बताना बहुत ज़रूरी है। कहते हैं ना कि जब कोई भी चीज़ आप करने का इरादा रखें लेकिन आपकी नीयत साफ हो, चाहे कितनी भी मुश्किलें हों, वो आपको रोक नहीं सकती। हाँ, थोड़ा सा रास्ता मुश्किल होगा, थोड़ी जर्नी स्लो जरूर होगी, लेकिन एट द एंड आपको वो आपका गोल मिल जरूर जाएगा। बिल्कुल, अगर सच्ची लगन हो तो वो कोई भी काम नामुमकिन नहीं होता। हम जिक्र कर रहे हैं सहरा थर के पसमानदा इलाकों की बहनों का जो मोटरसाइकिल पर निकलती हैं और उनका मिशन ये है कि लड़कियों को, खवातीन को, बच्चियों को तालीम से आरास्ता करना है, उनको तालीम देनी है। इसी मिशन पर निकली अरूज फातिमा और उनकी बहन खानजादी मिट्टी जो आज हमारे शो में मौजूद है। इनका
मिशन, चैंपियन फॉर चेंज नामी मिशन है ये। इसी पर आज हम बात करेंगे, आप दोनों को खुशामदीद कहेंगे। सबसे पहले पाकिस्तान में सबसे ये देख रहे हैं कि थर में रिवायत के बरक्स आप लोग मोटरसाइकिल पर सफर करती हैं, बच्चों को तालीम देती हैं, घर घर जाती हैं, क्या कहते हैं लोग आपको देखकर, क्या कहते हैं खासतौर पर? हम जब अवेयरनेस सेशन के लिए यहाँ पे गांव में जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे थर पार्कर जो है यहाँ पे औरतें जो है वो ज़्यादा मार्केट में भी आपको दिखाई नज़र नहीं देंगी, क्योंकि यहाँ पर जो है वो माहौल ही नहीं है ऐसा कि औरतें जो है मार्केट में भी बहुत कम नज़र आती हैं। तो हम बाइक पे जब जाते हैं तो लोग पॉजिटिव कमेंट्स भी करते हैं, नेगेटिव भी करते हैं, और जहाँ पर हम जा रहे हैं, जिन लोगों के पास जाते हैं, अवेयरनेस की बात करते हैं, बच्चों की तालीम की बात करते हैं, तो वो बहुत अच्छे कमेंट हमें देते हैं और वो खुश होते हैं कि ये एक नई चीज़ है कि बच्चियाँ मोटरसाइकिल पे आ रही हैं और तालीम के लिए वो जो है जदोजहद कर रही हैं, तो उन्हें खुशी होती है। और वो तो ये साथ साथ के मोटरसाइकिल चलाना आपने किससे सीखी, और साथ साथ तालीम दिलाने का काम जो है वो कैसे जहन में आया? मुझे स्कूल जाने में काफ़ी मुश्किलात पेश आती थी, क्योंकि मैं जिस गांव में रहती हूं और जिस गांव में हाई स्कूल है जहां मैं पढ़ने जाती थी, तो वहाँ पे जाने में मुझे काफ़ी मुश्किल होती थी। तो मेरे वालिद ने मुझे मोटरसाइकिल सिखाया, उसके बाद मेरी काफ़ी आसानी हो गई। मैं खुद मोटरसाइकिल पे स्कूल जाती थी, मेरे भाई को भी स्कूल साथ लेके जाती थी बाइक पे, और उसके साथ ये आसानी भी हुई कि हॉस्पिटल वगैरह जाना हो या मार्केट वगैरह या कोई काम हो तो मैं खुद ही घर वालों के साथ चली जाती थी हॉस्पिटल वगैरह, या फिर मार्केट या घर का कोई काम सब्ज़ी वगैरह लेना। तो घर वालों के लिए भी ये आसानी हो गई कि मैं भी बाइक चलाती हूँ, 2 भाई बाइक चलाते थे तो वो घर पे नहीं होते थे तो मैं ही जाती थी उनके साथ। और तालीम का ये है कि मेरी सिस्टर थर एजुकेशन अलायंस में जॉब करती है, तो कभी कभी मैं उसको छोड़ने जाती थी ऑफिस, तो उनकी वहाँ पे एक्टिविटीज़ चल रही होती थी। तो एक बार मैंने सोचा कि क्यों ना मैं भी इनमें पार्टिसिपेट करूँ, ये तालीम पे काम कर रही हैं बहुत अच्छा, क्योंकि हमारे यहाँ तो इतनी सुजागी भी नहीं है तालीम के हवाले से, गर्ल्स की तालीम के हवाले से तो ख़ास तौर पे यहाँ पे इतनी सुजागी नहीं है। तो मैंने उनमें पार्टिसिपेट किया CFC चैम्पियन फॉर चेंज में एज अ वॉलंटियर। तो हम मुख्तलिफ गाँव में जाते थे सेशन करवाने, तो मैं भी उनके साथ जाती थी और अभी भी हम जाते हैं। काफ़ी सारे जो मिर्ची के और थर पार्कर के ऐसे विलेजेस हैं जो काफ़ी दूर हैं, तो कभी कभी ऑफिस की गाड़ी नहीं होती है तो हम मोटरसाइकिल पे ही जो है लेने जाते हैं। मुझे ये बताएं कि आप दोनों इतने अच्छे मिशन पर निकली हैं और तालीम दे रही हैं वहाँ पर लड़कियों को भी बच्चियों को भी, साथ में मोटरसाइकिल पर जाती हैं, ये भी आप लोगों के वैसे बहुत एक अच्छा तरीका भी है और आप लोगों ने इसमें महारत भी हासिल कर ली है कि अब आराम से मोटरसाइकिल चलाती चली जाती है। लेकिन आप लोगों ने खुद तालीम कहाँ से हासिल की, खुद आप लोग कहाँ पढ़ी है, कितनी तालीम हासिल की? 5वीं क्लास तक मैं अपने गांव में ही पढ़ी हूँ और हाई स्कूल जो है वो हमारे गांव के करीब दूसरा गांव है वहाँ पे है, तो मैंने 5वीं अपने गांव में ही की। 5 क्लास में अपने गांव में ही पढ़ी हूँ। उसके बाद 6 मैंने वहाँ पे एडमिशन ली और मैट्रिक मैंने अपने उसी गांव में किया। उसके बाद कॉलेज में गई, फर्स्ट ईयर इंटर, तो मैं बाइक पे ही जाती थी तालीम हासिल करने। अभी भी मैं जाती हूँ, कुछ कोर्सेज भी कर रही हूँ मैं। तो मैंने अभी रिसेंटली जो है इंटर क्लियर किया है और यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध में एंट्री टेस्ट भी पास कर लिया है। तो मेरी कोशिश है कि मैं यूनिवर्सिटी लेवल पे तालीम हासिल करूं, लेकिन हम इतना अफोर्ड नहीं कर सकते कि हम यूनिवर्सिटी लेवल तक जाके हासिल कर सकें। हमें ये भी बता दीजिए कि दोनों बहनों में से काम का बोझ या जिम्मेदारी का बोझ किस पर ज्यादा है? दोनों बहनों में से ज़्यादा जो काम की और घर की जो जिम्मेदारी है वो ज़्यादा मुझ पर है, क्योंकि मैं बड़ी बहन हूँ और ऑफिस का भी मेरे बर्डन होता है, काम काज होता है, गांव में भी हम जाते हैं अवेयरनेस के लिए यहाँ, उसके अलावा घर का काम। और बड़ी बात यह है कि मैं अपनी फैमिली की जॉब करके अपनी फैमिली की सपोर्ट करती हूँ, तो सबसे ज़्यादा जो जिम्मेदारी होती है वो ज़्यादा मुझ पर है, क्योंकि मैं घर ऑफिस का काम भी करती हूँ, उसके घर का काम होता है और फैमिली को सपोर्ट करना ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तो आप ये भी बताएं कि इस पूरे सफ़र में आपको वालिदैन ने कितना सपोर्ट किया, और जब अब आपको वो लोग वालिदैन आपके इस मकाम पर देखते हैं कितना खुश होते हैं, कितनी खुशी का इजहार करते हैं?
मेरे जो वालिद हैं उन्होंने हमें भरपूर जो है वो पूरी सपोर्ट की, तालीम हासिल करने, तालीम देने से लेकर मैं जॉब कर रही हूँ, मेरी जॉब, उरूज का बाइक चलाना, इस सारे सफ़र में मेरे वालिद ने हमें बहुत सपोर्ट की, क्योंकि हमारा ताल्लुक़ एक ऐसी कम्युनिटी से है, एक ऐसी बिरादरी से, बलोच कम्युनिटी से है, और हमारे यहाँ बच्चियों को तालीम नहीं दी जाती, और बाइक चलाना ये तो एक बहुत बड़ी बात थी। तो जब हम बाइक चलाने हमने स्टार्ट की तो लोग बहुत गलत कमेंट्स भी करते थे, बातें करते थे, लेकिन हमारे वालिद ने हमें बहुत सपोर्ट की और आज दिन तक वो हमें सपोर्ट करते हैं। और अब हम पे फ़ख्र करते हैं कि मुझे खुशी होती है कि पहले आप मेरे नाम से पहचानी जाती थी कि ये इसकी बेटियाँ हैं, लेकिन अब मैं आपके नाम से पहचाना जाता हूँ कि ये उरूज के फ़ादर हैं, ये खानजादी के फ़ादर हैं। तो मुझे बहुत खुशी होती है और मेरा वालिद जो है वो हमें बहुत सपोर्ट करता है। और दूसरी बात मैं यही भी कहूँगी कि हमारे जो वालिदैन हैं, हमारे जो पेरेंट हैं, वो अपने बच्चों को स्पेस नहीं देते, उनके साथ बैठते नहीं हैं, उनके साथ जो है वो अच्छा माहौल जो है वो नहीं रखते। बच्चे जो होते हैं वो अपने वालिदैन से डरते हैं, तो अपने बच्चों को जो है वो स्पेस दें और आपके बच्चे जो आपसे बातें शेयर करें, और अगर वो कुछ करना चाहते हैं, अपना टैलेंट, अपना फ़न, तो वो जाहिर करें, और वो तभी जाहिर करेंगे, वो अपना टैलेंट दिखाएंगे, लोगों को दुनिया के सामने लाएंगे जब आप पेरेंट्स का उनके साथ होगा। तो मेरे वालिद ने हमें बहुत सपोर्ट किया है और वो आज दिन तक हमें सपोर्ट कर रहे हैं और वो फ़ख्र महसूस करते हैं कि हम उसकी बेटियाँ हैं। बहुत बड़ा काम कर रही हैं आप दोनों। अल्लाह ताला आप लोगों को कामयाब करे और आप लोगों के जिस तरह आप लोग आगे बढ़ रही हैं और लोगों के लिए तालीम का जो है वो आप वसीला बन रही हैं, कल आपके लिए और आसानियाँ पैदा करें। वाज वेरी नाइस मीटिंग। बिल्कुल, अरूज फातिमा खानजादी में थी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। सबसे पहले पाकिस्तान में आपने हमें ज्वाइन किया, अपनी स्टोरी शेयर की। छोटे से ब्रेक लेते हैं और फिर वापस आते हैं। सवेरे पाकिस्तान में शादी फरमाया कर रहे थे आपका बेचैनी से इंतजार, क्योंकि बहुत अरसे पहले नहीं, बहुत माजी करीब में हमने एक वीडियो देखी और हम जब वो वीडियो देख रहे थे तो सारी टीम बैठकर खाना खा रही थी और खाना हमारा साइड पे हो गया और हम हंस हंस के, कोई वहां गिरा हुआ था और कोई हंस हंस के वहां गिरा हुआ था, क्योंकि कहते हैं ना कि मुश्किल इतनी हुई कि आसान हो गई। जब इतने हालात अगर कठिन होंगे और हम कुछ उसको मैं इसको से जोड़ूंगा कि हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है, क्योंकि जो उनकी वीडियो देख के हमें समझ आ रही है, यही बात समझ आ रही है कि कोई भी चीज किसी भी मर्द को खरीदने हो तो ससुराल ही जाना पड़ता है, दही से लेकर कहीं कोई भी चीज हो। टाइम जाए आपको दिखाते हैं कि किसका इतना जिक्र कर रहे हैं ये दोनों। सर ये तो सही, जरा एक नजर प्लीज। हर चीज पूछ रहे, प्लम्बर आ गया, 1 मिनट रुको, कहाँ से लूं पाइप? अबे हर चीज औरत से कसाया आई है, 1 मिनट, बचिया यानी वहां गिरेगी, 1 मिनट, कहाँ गिराऊं बचिया? वहां गिरवा ले। बोटियां बन रही हैं, 1 मिनट, साहब कैसी बनाऊं? बोटियां कौन सी बनाऊं? ये वाली, ये वाली, ये वाली, भाई वो ये वाली। जो चीज उसको मिलेगी वो ससुराल की अच्छी है। दर्जी कहाँ पर अच्छा है? अम्मी के घर के पास। पापे कहाँ के अच्छे हैं? अम्मी के घर के पास। गोश्त कौन देता है साहब? अम्मी के घर के पास। फिर एक दिन वो अम्मी के पास ही ले जाती है, वहीं किराए पे रह रहा होता है वो। हर चीज पूछ रहे, प्लम्बर आएंगे, अच्छा अम्मी के पास का, उसके बाद दही का अच्छी मिलती है अम्मी के पास। ये सब चीजें वहां पर अच्छी क्यों मिलती है? क्या वजह है? भैंस कहाँ गिरानी है, गोश्त कैसे बनाना है, ये सब जो है वो मेरे ख्याल में भाभी बताती होंगी। तो इनसे मुलाकात करते हैं और आपकी मुलाकात करवाते हैं। हमें ज्वाइन किया अदनान माजिद साहब ने, उनकी अहलिया ने। कैसे हैं आप दोनों? ठीक ठाक है? थैंक यू सो मच, आप दोनों ने टाइम निकाला। भाभी की इजाजत से आए या भाभी आपकी इजाजत से आई? भाभी को मैं लेकर आया हूँ क्योंकि मुझे दिखाना था लोगों को कि लोग ये समझ रहे हैं कि मैं कोई बिल्कुल ही डरा बैठा हूँ कि घर कैसे जाऊँगा, तो ये भी बैठी हैं और मैं भी बैठा हूँ। जो भी बात थी वो सामने हो जाए तो अच्छा है। अब अच्छी बात है, इसीलिए बुलाया जब कि सारी बातें आज सामने हो जाए। लेकिन पहले जरा बताएं वो तमाम मसाइल हैं क्या जिसका आप वीडियो में जिक्र कर रहे थे? ये मसाइल जो हैं ये जिंदगी में होते हैं लोगों के, लेकिन ये आवाज मैंने इसलिए उठाई क्योंकि जिस दिन मैं निकला था ना तो ये इनसे मेरी थोड़ी खटपट थी। तो मैंने बड़े जज्बात में ये गाड़ी चलाते हुए जो बयान दिए ना तो वो दिल से निकले और लोगों ने उसको लाइक कर लिया क्योंकि उसमें रियलिटी थी। क्योंकि वाकई में मैं इनसे थोड़ा सा वो मैंने कहा यार ये हर चीज तो मैं इनके ऊपर थोड़ा सा मैंने वो प्रेशर दिया कि भाई आप थोड़ा सा ये क्या कर रही हो, इसको थोड़ा सा आप कंट्रोल करो। 15 साल मेरी शादी को हो गए, तो शुरू में इन्होंने थोड़ा किया लेकिन मैंने कंट्रोल किया क्योंकि ये फितरत होती है औरत की ना कि वो मनवाए अपनी चीज, खुश होती है मनवा के कि मैंने मनवा ली। तो ये कोई ऐसा वो नहीं है, हर घर का हिस्सा है ये। तो इस पे ये आवाज उठी, लोगों ने लाइक किया
क्योंकि कुछ कह पाते हैं, कुछ नहीं कह पाते। मैंने जिस तरह रवानगी से कह दिया तो मर्दों ने अपनी बीवियों को बोला कि देखें, 2-3 लाइनें दोहराते जरा जो वीडियो में आपने बोली। नहीं वही वाली बात है, गायें ला रहे हैं तो ऊपर देख रहे हैं कि इधर गिरेगी उधर गिरी, वहां से बोल रही उधर गिराएं, कसाई भी बोल रहे हैं भाई जल्दी करो और भी गिरानी, तुम लोग इसी में लगे हो कि उसकी इजाजत होगी तो मामला होंगे। एक बार तो ऐसा हुआ कसाई ने गिरा दी, कह रहा मेरी बीवी नहीं देखा दोबारा उठाओ। अरे भाई मैंने वो हाँ वो बोले मेरी बीवी अंदर थी बाहर आई हो दोबारा उठाओ। कसाई ने कहा टाइम नहीं, छुरी फेर दी कसाई ने। आपको घर का है ससुराल के पास? नहीं हमारा नाजाबाद में ही, गुलशन में रहती है। अच्छा गुलशन, क्या बात है, हाथ बनाए दूर से, ये हुई ना बात। अच्छा ये यहाँ पर मैं बार बार पढ़ रहा हूँ किंग बिकॉज, ये बिकॉज मैंने सुना है कि आपको कहा जाता है, ये इसकी वजह क्या है? ये असल में जब मैंने मैट्रिक किया था तो मैं बड़ा जॉली किस्म का इंसान था, तो मैं एक दोस्त है मेरा, उसके चेहरे पे दाने निकले हुए थे तो मैं वो जब वो आया मुझसे मिलने, मैंने बोला यार तुम्हारे चेहरे पे बिकॉज निकले हुए तो उसने कहा यार ये क्या कह रहा है तू, ये क्या है? मैंने कहा ये हमने अल्फाज निकाला है बिकॉज। तो उस दिन से जब वो नाश्ता लेने जा रहा था तो मैं घर के नीचे बैठा तो बोलता था बिकॉज। तो 2-4 ने और देखा, बोले ये कौन सा नाम है? मैंने कहा बस ये नाम पड़ गया हमारा बिकॉज। तो किंग बिकॉज के नाम से हम मशहूर हो गए। फिर क्रिकेट टीम बनाई तो एक बार मस्जिद भी चले गए थे हम, तो वहाँ इमाम साहब के पास में बैठा तो कह रहे हैं यार कोई बिकॉज नाम का क्रिश्चियन आ रहा है और वो ईमान ले आया। मैंने कहा इमाम साहब वो मैं ही हूँ, मेरा नाम अदनान है, दाढ़ी मेरी नहीं थी पहले, क्लीन शेव था। तो जब मैं मस्जिद में दाखिल हुआ तो लोग मुझे मुड़ मुड़ के देखते थे, तुम मस्जिद में? मैंने कहा मैं भाई मुसलमान हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, मस्जिद में मेरा काम है, मैं नमाज पढ़ने आया हूँ। अच्छा ये अब हम भाभी से जानना चाहते हैं कि ये जो उन्होंने पूरी वीडियो बनाई, जितने मसाइल बताए हैं, ये गाय गिराने से लेकर और दही लेने तक और दर्जी तक, ये सब कुछ वाकई आपके घर के पास जो है वो सब कुछ अच्छा है या ये बस बातें बनी हुई है? नहीं अच्छा तो जाहिर सा बचपन गुजरा लेकिन ऐसी बात नहीं है, लेकिन वही वाली बात, बचपन और बचपन एक साथ नहीं गुजारना। आप जब शादी कर आए हो तो आपको जाहिर सी बात है हस्बैंड के पास अब हर चीज, लेकिन एक बात बोलूं, अगर आप ससुराल के पास आपको सारी चीजें अवेलेबल हैं तो यकीन माने डेफिनेटली आपकी लाइफ बहुत इजी हो जाएगी। ना कि लड़ाई करना, झगड़े करना, शौहर जो है ऑफिस से आ रहा है जी मुझे अम्मी के घर पे कपड़े देने जाना है, अगर ससुराल में सारी चीजें अवेलेबल हैं तो मैं कहती हूँ कि वाकई वहीं अपना लो हर चीज, लाइफ बहुत इजी हो जाती है। झगड़ा हुआ था इतनी शानदार हिट वीडियो बना दी, किस में फटा हुआ था? औरतों के बारे में तो जब से शादी हुई है तब से सुनती आई, इवन के कुछ टाइम बाद मैंने इनको यही कह दिया था कि आपकी पहली शादी नहीं है, मुझे तो लग रहा है दूसरी शादी है। कपड़े पड़े यकीन आने, क्योंकि इनकी गैदरिंग ऐसी थी, बुजुर्ग भी थे, बच्चे भी थे, सब इनकी गैदरिंग में होते थे, ठीक है। तो मैं उस पे औरतों के सुनती आती थी। असल में सुबह में बच्चे चले आते हैं, मैं नाश्ता एक साथ करता है, तो ये अक्सर इनकी स्टेट है, तो ये सारी बातें बताते थे कि लेडीज आती हैं कि वो मर्दों को बोलने नहीं दे रही, कुछ नहीं, मुझे बताते थे, तो मैं बड़ी हैरान होती थी। हम लोग फिर तो समझे वो दिल की बात जो थी ना वो पूरे खित्ते ने सुन ली इनकी, बस वाली बात। अरे नाम ये बताए, खवातीन को जब सिर्फ भाभी बता रही हैं, आपने बड़ा करीब से ऑब्जर्व किया है बात करते हुए, लेन देन करते हुए, क्या चीज बहुत ज्यादा नोट की है खवातीन के बारे में? सब कुछ मैंने ये किया है कि ये जो है वो तोबा तोबा भी करती रहती हैं, बोलती हैं एक बात बोलूं, बुरा नहीं मानना, तोबा तोबा कहनी नहीं चाहिए, पर वो कह देती हैं, तोबा भी हो गई, काम भी हो गया, ये हर औरत के अंदर है। बहन एक बात बोलूं, बुरा नहीं मानना, तोबा तोबा कहनी नहीं चाहिए, तोबा भी कर ली, कह भी दी, काम भी हो गया अगले का। तो ये हर मैंने नोट की है, किसी भी महफिल में होता हूँ तो जब इनकी खुसर फुसर हो रही होती है ना, तो तोबा तोबा कहना नहीं चाहिए, तोबा तोबा कहना नहीं चाहिए, तो कह क्यों रही हो भाई? जब तोबा तोबा आपने कर ली हर चीज में, तो आगे क्यों बढ़ाना उसको? अच्छा अक्सर ये पूछते हैं ना कि हमें कोई चीज आपको पसंद आई है कि नहीं आई, उसमें मेरे ख्याल में ऐसे सुनना चाहते हैं वो कि ये चीज आपको पसंद आनी चाहिए, आप इसमें ना नहीं कर सकते। नहीं, वो इनके ऊपर तो पूरा भी मैंने घर भी डेकोरेट किया, तो इनकी मैंने मशवरा लिया है, क्योंकि देखिए जो जहाँ उनका राइट है वहाँ उनसे पूछा जाएगा। वो अगर किचन संभाल लिए तो किचन का जो उनको रिक्वायरमेंट है वो उनको दिलाना पड़ेगी, क्योंकि वो उनका राइट है। लेकिन अब हर चीज में गाड़ी का इंजन भी थोड़ी पूछूंगा मैं इनसे कि भाई गाड़ी आवाज कर रही है तो ये मैकेनिक थोड़ी है कोई। अब 2 सवाल बड़े मजेदार आ रहे हैं धनवा। एक तो ये कि एक आम आदमी जो है ना, जितना पाकिस्तान के हालात को महसूस कर सकता है, जितना मैं कहती हूँ भुगतता है, उतना और कोई नहीं भुगतता। पाकिस्तान के हालात सियासी भी, हर तरह से मुआशी भी, हर तरह से हालात जो है ना, आगे पीछे ऊपर नीचे टर्बुलेंस बहुत हो रही है। क्या कहेगा एक आम आदमी हालात के ऊपर इस वक्त? हालात तो अभी ऐसे जा रहे हैं कि बस अभी जो मर्द हजरात है ना, वो तो गुमसुम पट्टी हुए हैं, बस बाइक पे जा रहे हैं, तो वो जा ही रहे हैं, उनको पता भी नहीं मुड़ना कहाँ है। उनके ऊपर इतना प्रेशर हुआ है कि मैं देखता हूँ, बोलता हूँ यार, जब भी मैंने अपनी उसमें कहा था कि दादा पहले जाते हैं और दादी जाती है, क्योंकि दादी तो किचन में ही लिमटा रही होती है, तो दादा बेचारे बाइक पे इधर उधर रंछो लैंड, लालू खेत, हिमाड़ी, वो फंसाए आते हैं घर पे, और बेचारे उनका हाल
एक ही बास्केट में पूरे खानदान की शादियां निपटा दी उन्होंने। यहाँ पे कपड़े बन रहे हैं, वो एक ही बास्केट में बैठे हुए। 2 मूवियां लगी, ब्राउन वलीमे में भी ब्राउन, शादी में भी ब्राउन, और उसके छोटे भाई की शादी में भी ब्राउन। तो पता चल जाता है भाई ये अब्बा यहीं बैठे हुए, ब्राउन कलर की बास्केट है, वही निकलती है उनकी। इनके कपड़े जो है वो पूरे कराची में बन रहे होते हैं। ये भी तो एक ये रियल है, ये बात, ये बहुत हकीकत। हैदरी ले जाओ, यहाँ ले जाओ, बाइक पे वो दीवान, उसका पूछता ही नहीं कोई कि आप खुद से भी ले लें या जूता ले लें। वही मैं पूछने लगा, इतनी महंगाई में आप जब शॉपिंग पे जाते हैं तो उसमें डिमांड्स कैसे पूरी करते हैं, फिर उसमें क्या मसाइल आते हैं? बस जल्दी करते हैं, बोलते हैं भाई जल्दी करो, गाड़ी में पार्किंग को उठा के ले जाएगा, जल्दी करो। ये बहाने बना के इनको घसीटना पड़ता है, वरना ये तो इनका तो ब्लड प्रेशर भी सही, शुगर भी सही, सब कुछ सही, एड़ियों का दर्द भी निकल गया, यहाँ से गई वहां से निकली। अबे भाई ये क्या हो रहा है, घर तो चलो। थकन ही खत्म। और घर जाती क्या बोलती है, मैं नहीं बना सकती, बाहर से ले, बाम लगा लिया। भाई बाम क्यों लगा लिया, वहां क्यों बाम नहीं लगाया, घर में घुसते बाम लगा लिया। अल्लाह, ठीक है दाद भाई, अल्लाह आपको खुश रखे, सलामत रखे, जिंदगी सेहत दे, आप दोनों की जोड़ी को नजर बद से बचाए। आपको लगता है हर हफ्ते महीने में एक बार थेरेपी के लिए बुलाना पड़ेगा ताकि आपको हर सबको, और आप ऐसी मसाइल उजागर करते रहे। बड़ा अच्छा लगा आप दोनों से मुलाकात करके। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। अब प्रोग्राम के इख्तिताम की तरफ चलते हैं, वक्त बहुत कम रह गया है। हमारी जो थेरेपी थी हंसने की वो तो पूरी हो गई है, तो मुलाकात यही चलेगी एंड तक। अब मुलाकात होगी अब इंशाल्लाह आपसे पीर को, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। ये बात क्या है?